प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 11 का वो लेकर हाजिर हैं। तो इसके बारे में हम आपको सामान्य निर्देश पढ़कर सुना रहा हूँ। छात्रों, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 12 प्रत्येक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 13 से 18 प्रत्येक 2 अंक के हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 से 23 प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 से 26 गद्यांश कार्टून तथा चित्र पर आधारित है। तदनुसार इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 27 से 30 प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 170 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 है 6 अंकों के प्रश्नों के आंतरिक विकल्प हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है, जो सेक्शन ए में है, इसमें 12 मार्च के 12 क्वेश्चन होंगे। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ। तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ, जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना है, गलत है। संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, ये भी गलत है। जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, ये भी गलत है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, तो ये उत्तर सही है, इसलिए इसका डी उत्तर सही है। मतदाता सूची कौन तैयार करवाता है? इसमें एक ये निर्वाचन आयोग ही मतदाता सूची तैयार करवाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो हम जो छोटे न्यायालय होते हैं उनकी अपील अपने उससे बड़े न्यायालय में करते हैं। जो अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो इसके ए बी सी तीनों गलत हैं, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? छात्रों, इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, इसलिए ये 4 ए सही है। अब ये प्रश्न नंबर अभिकथन और प्रश्न कारण है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए। इसमें आपको नीचे दिए गए प्रश्न में 2 वचनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जैसे अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए पर निशान लगाइए। यदि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी पर निशान लगाइए। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो सी पर लगाइए। और ए सत्य परंतु असत्य परंतु आर सत्य है, तो डी पर निशान लगाइए। अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं छात्रों। अभी 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। इसमें है अभिकथन ए, है ना, लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामाजिक असमानता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कारण आर है, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। तो इसके लिए अब आप सोचिए, इसके लिए जो हमारा ये पीछे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारा इसका ए सही बनेगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन ए है, राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। ये बात सही है। और कारण आर, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये बात गलत है। तो इसमें क्या है, अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अभिकथन ए सत्य और कारण आर असत्य के लिए देखिए कौन सा है, इसमें जाएंगे तो ये है ए सत्य परंतु आर असत्य, इसका इसलिए इसका उत्तर बन जाएगा प्यारे छात्रों सी बन जाएगा। क्लियर हो गए? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन राल्सन ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया? तो इनकी पुस्तक का नाम है छात्रों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन राल्सन ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य है? उचित विकल्प चुनकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य है? उचित विकल्प चुनकर बताना है आपको। तो इसमें है यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये बात सही है ना। और यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, ये बात भी सही है। और यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ना आएँ, ये बात गलत है। और यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, ये बात सही है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, क्योंकि 3 जो है सही नहीं है। तो आप शायद इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 9 है हमारा प्रश्न, ये है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए, है ना। अब इसमें क्या, आर्थिक अधिकार को हम जोड़ देंगे बी से न्यूनतम भत्ता, है ना। इसके बाद है सेकंड है नागरिक अधिकार की बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और थर्ड है मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित हैं, है ना। मानवाधिकार आयोग है, उनके यहाँ मानवाधिकार घोषित हैं। इसके बाद आ जाएगा राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इस दूसरी तरफ जो आएगा मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो है सी सही है। क्लियर हो गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। ये है वर्ष डैश में, है ना, फुटपाती दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। तो प्यारे छात्रों, ये 2004 में नीति तैयार की गई थी, तो इसमें आप 2004 भर देंगे, इसका ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी स्क्रीन पर, ये है राष्ट्रवाद के विकास में बाधक। अब देखिए, मजबूत ऐतिहासिक विरासत तो बाधक नहीं है, भावनात्मक एकीकरण भी नहीं है और सामान्य सभ्यता भी नहीं। इसमें सांप्रदायिकता, यदि हम सांप्रदायिकता करते रहेंगे या सांप्रदायिकता का सहारा लेते रहेंगे या इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो ये हमारे राष्ट्रवाद के विकास में बाधक साबित होगी। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारी स्क्रीन पर, समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता भारतीय संविधान के जो आर्टिकल बताने हैं तो आर्टिकल 14 से 18 में है। 14 से 18 में किस में पढ़ रहा है? ये बी में बन रहा, तो इसका बी सही है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब बात करेंगे हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई 2 अंतर बताइए। ये 2 नंबर का सवाल है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताना है। प्यारे छात्रों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन में भाग लेती है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम जो ना सीधे मतदान करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधियों के माध्यम से और प्रत्यक्ष माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हमारे प्रतिनिधि ही आगे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है ना। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो जैसे रोम वगैरह में लोग हाथ खड़े करके चुनाव कराए जाते थे, कम आबादी वाले राज्यों में ही संभव है। वर्तमान समय में क्या है, अधिकतर देशों में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप ही अपनाया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति एक है ना अलंकारिक प्रधान है। अलंकार जैसे आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्रपति को एक अलंकारिक प्रधान के रूप में क्यों कहा गया है? क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। वैसे राष्ट्रपति का स्थान सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना गया है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो मंत्रिपरिषद में है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत होती है, तो प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य होता है।
तो राष्ट्रपति को एक अलंकारिक प्रधान है, अलंकारिक दिखावटी प्रधान है या नाम मात्र का प्रधान है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15 हमारी स्क्रीन पर। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है ना आप अपनी, है ना, इच्छा अनुसार, जो योग्यता अनुसार, जो अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो। देश में हर व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार हो, ना कि किसी को जाति धर्म के आधार पर रोका जाए, है ना। या देश में उद्योग धंधे चलाने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को हो, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता कहलाएगी। अर्थात धन अर्जित करने की हर किसी को स्वतंत्रता हो, अपनी रुचि के अनुसार या अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना उद्योग चलाए, है ना, अपना व्यवसाय चलाए और देश में क्या है, उद्योग धंधे चलाने की स्वतंत्रता हर किसी को हो। तो ये हो जाएगी आर्थिक स्वतंत्रता। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है छात्रों, न्याय के कोई 2 सिद्धांत बताइए, है ना। तो न्याय के 2 सिद्धांत के रूप में यदि हम बात करें तो इसमें हो जाएगा समान के लिए समान बर्ताव, है ना। समान के लिए समान बर्ताव है, एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा बर्ताव है। और आनुपातिक, है ना, न्याय है, आनुपातिक न्याय है। और इसमें क्या है, विशेष आवश्यकताओं को मान्यता दी गई है ना। यदि किसी की विशेष आवश्यकताएं तो उनको भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17, ये है बहुलवाद से क्या अभिप्राय है ना। बहुलवाद से क्या अभिप्राय है, जिसका उत्तर बनेगा जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा का त्याग कर दिया जाएगा। जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा का त्याग कर दिया जाएगा तब यह नई व्यवस्था होगी, है ना, जहाँ अनेक संस्कृतियाँ और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें, है ना। या इसे यूँ कहें, जहाँ अनेक संस्कृतियों और समुदाय को एक ही देश में फलने फूलने का अधिकार हो, तो उसे कहेंगे बहुलवाद। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न 18 है, भारतीय नागरिकों के कोई 2 मौलिक कर्तव्य बताइए। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं ऐसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो मैं कुछ मौलिक कर्तव्य की चर्चा कर रहा हूँ, आपको केवल उनमें से 2 लिखने हैं। जैसे संविधान का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। देश की एकता व अखंडता की रक्षा के प्रयास करना, है ना, रक्षा के लिए काम करना, वो भी सभी नागरिकों का कर्तव्य है। प्यारे छात्रों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी सभी नागरिकों का कर्तव्य है और देश की रक्षा करना भी सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। तो ये प्रश्न नंबर 18 था। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान की ऐसी किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसमें राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। क्योंकि हमारा संघों का देश है ना, राज्यों का संघ है भारत, और यहाँ पर केंद्रीय सरकारों को या केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। कैसे? शक्ति विभाजन में केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यों से ज़्यादा केंद्र को शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे आपातकालीन शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, क्योंकि आपातकाल केवल केंद्र ही लगा सकता है, केंद्र सरकार ही लगा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जा सकता है, राज्यों को अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यों की केंद्र पर वित्त निर्भरता, है ना, राज्यों के लिए केंद्र की जो व्यवस्था करता है अपनी मर्जी से वो केंद्र ही देता है, राज्यों के पास नहीं है। तो राज्यों को केंद्रों पर निर्भर ही रहना पड़ता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। राज्यपाल की भूमिका होती है ना। तो ये सब, इन सब बातों से देखें तो हम कह सकते हैं कि क्या है, सरकार की, जो हमारे राज्य की सरकार है उसकी अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है या केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर यदि 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को किस प्रकार कदम कदम पर प्रभावित कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ रहा हूँ।
कि राजनीति किस प्रकार से मनुष्य के दैनिक जीवन कह रहे हैं रोजाना के जीवन को किस प्रकार कदम कदम पर प्रभावित कर रही है, ये स्पष्ट कीजिए, है ना। अब हम क्या देखते हैं, दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम कदम पर स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष करता नजर आता है ना। हम देख रहे हैं तरह तरह की इस तरह के है ना माहौल पैदा हो रहे हैं देश में कि हर कदम कदम पर स्वतंत्रता व समानता के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है या संघर्ष करता हुआ नजर आता है। उदाहरण के लिए किसी सार्वजनिक नल से पानी भरना हो या कोई अन्य उदाहरण, किसी सार्वजनिक नल से पानी भरना हो, किसी कुएं से पानी भरना हो, है ना, या कभी कभी तो घर के आगे निकलने के लिए भी मना करते हैं लोग, है ना। कुछ लोगों को तो अपनी जूतियां चप्पल हाथ में लेकर निकलना पड़ता है। इस तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं अभी हमें देश में। उदाहरण के लिए ये हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों में देख सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं में देख सकते हैं, राजनीतिक प्रश्नों के बारे में, राजनीतिक घटनाओं के बारे में तर्क संगत सोचना इसमें देख सकते हैं। ये सभी व्यक्ति के जीवन को राजनीति के प्रभाव हैं, अर्थात कई प्रकार से ये चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं। प्रश्न नंबर 21 है, नागरिकों को किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन। अब राजनीतिक अधिकार क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ये तो उत्तर आपको ही देना चाहिए, फिर भी बात करते हैं। जैसे मत देने का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, ये भी राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक दल बनाने का, कोई भी व्यक्ति अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना सकता है, दल बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है ना। और क्या कर सकता है, ये भी अगर हम सरकारी पद प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमारा राजनीतिक अधिकार ही है। अब प्रश्न नंबर 22 है, एक अच्छे नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप अपने आप लिख सकते हैं। अच्छे नागरिक जैसे देश का बुजुर्गों का सम्मान करें, है ना, राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, झंडे का सम्मान करें, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार से जो भी आपके मन में आए वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, है ना, भारतीय संविधान में। संघात्मक शासन है, एकात्मकता की विशेषताओं के साथ है, मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और हमारे संविधान की क्या विशेषता है, संविधान लचीले व कठोर संविधान का समन्वय है, एक मेल है, क्योंकि हमारा संविधान समय के अनुसार कठोर हो जाता है और समय के अनुसार मुलायम, है ना, नरम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 24 लाते हैं हम स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा, ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और पूरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पढ़ना है। कैसे, इसमें पढ़ता हूँ मैं धीरे धीरे। राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल, है ना, कुल या गोत्र, है ना, कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसे कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है, लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में हैं ही नहीं जो सभी शब्दों में समान रूप से मौजूद हो। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। वहाँ अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में ही अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। भारत से शब्दों में, है ना, उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। और इसमें प्रश्न आता है हमारी स्क्रीन पर। प्रश्न ये है, राष्ट्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 कथन है, कोई एक ही सत्य होगा। राष्ट्र एक भू क्षेत्र को कहते हैं, गलत है। राष्ट्र में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ये गलत है। राष्ट्र में एक ही नस्ल के लोग साथ निवास करते हैं, गलत है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय है। चारों में ये ही सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आता है, कनाडा में किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं? तो इसमें 2 भाषाओं का जिक्र किया गया, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है छात्रों। नंबर 3 है इसका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक द्वारा, है ना, किसके द्वारा लिखी गई? अब ये हालांकि इस पैसेज में नहीं है, पर ये एक फेमस बुक है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लिखी गई है। इसका जो 4th है वो बनता है, बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाली, है ना, और भी नहीं है। क्या है? सामान्य भाषा और धर्म हैं। तो वो है ना, बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाले सामान्य भाषा और धर्म है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 25 हम हिंदी में आने का वेट करते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारे सामने है, तो ये है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए, है ना, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे सामने अखबार की कुछ कटिंग है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट को सांसदों के निष्कासन मामले में दखल का हक नहीं है, और ये है स्कूली शिक्षकों को इस प्रकार से कुछ, है ना, SC to here, है ना, पटिशन बाई, और ये मंथ एंड है, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में निर्णय दिया गया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी का मामला था, केशवानंद भारती मुकदमा जो है इसमें ऐसा कहा गया है। तो इसका उत्तर C सही है। सेकंड है, न्यायपालिका की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख कीजिए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 134 में है, इसका B सही है। और इसमें आगे जाते हैं, न्यायिक अतिरेक से तात्पर्य है न्यायपालिका द्वारा विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों का अधिग्रहण। न्यायपालिका द्वारा विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों का अधिग्रहण, इसका A सही है छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यायिक सक्रियता का परिणाम नहीं है। अब न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका व कार्यपालिका में टकराव का बढ़ना है, ये भी नहीं है। न्यायालयों पर मुकदमों का दबाव बढ़ना, ये भी नहीं है। न्यायपालिका में लोकतंत्रीकरण का बढ़ना, ये भी नहीं है। मौलिक अधिकारों का महत्व कम होना, तो ये सही है। और ये प्रश्न है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, इसे भी, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं, है ना। ये प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर है, इसको भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों, हमें जानकारी तो होनी चाहिए। इसमें है जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कब अपने पद पर बना रह सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश मतलब हमने आपको बताया था क्लास में भी कि उच्च न्यायालय का 62 वर्ष तक और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष तक। तो जब मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है? तो इसमें दिल्ली है ना, क्योंकि कई इन राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है। दमन दीव, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में अभी तक उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और थर्ड प्रश्न आता है हमारी स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं दायित्वों को किसने परिभाषित किया है? अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व दायित्व राष्ट्रपति ने नहीं किए, सर्वोच्च न्यायालय और महान्यायवादी इन्होंने भी नहीं किए, एक संविधान में वर्णित है। तो हमारा जो संविधान है उसी में वर्णित है। दीवानी मामलों में सम्मिलित नहीं है। दीवानी में जो है ना प्रॉपर्टी के मामले आते हैं, संपत्ति विवाद, तलाक, किराएदार, मकान मालिक आदि। तो इसमें चोरी का मामला नहीं आता, ये फौजदारी में चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यह नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा कार्टून है, इसमें दिखा रहे हैं यूरोप का संविधान, है ना। और इसमें क्या है, अब प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, ये कहते हैं यूरोपीय संविधान बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो यूरोपीय संविधान के लिए एक यूरोपीय संघ बनाया गया था, जिसके द्वारा यूरोपीय संविधान बनाने का प्रयास किया गया। अब इसका सेकंड है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो छात्रों यहाँ पर मैं बात बता दूँ, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया था, है ना, जिसका गठन किया गया था बाकायदे।
और प्रश्न नेक्स्ट आता है, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान एक ही देश का है और वह है भारत, है ना। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और प्रश्न संख्या 4 है, ये है भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, है ना। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, उनके 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो हमसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, इसलिए इसका सी उत्तर सही है। प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो प्रथम बैठक में ही हमारे अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जो अभी पीछे बात कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारी स्क्रीन पर, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रभावित किया गया? तो संविधान सभा का गठन प्यारे छात्रों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? प्यारे छात्रों, हमारा संविधान जब बना तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। तो कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? जो संपत्ति 7वां मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको आर्टिकल 300A में दिखाया गया है। प्यारे छात्रों, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है? अगर इसमें बात करें तो इसका डी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में, है ना, अनुच्छेद 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। अब प्यारे छात्रों, हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर है। राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर बताइए। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है, या स्थायी कार्यपालिका, इसमें 4 अंतर बताने हैं। तो प्यारे छात्रों, जैसे नियुक्ति का अधिक आधार है, नियुक्ति का आधार है, स्थायी कार्यपालिका में नियुक्ति का अधिकार क्या है? शैक्षणिक योग्यता है। जो स्थायी कार्यपालिका है, नौकरशाही भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, इसमें जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, योग्यता का अधिकार। जबकि राजनीतिक कार्यपालिका में क्या है? चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, चुने जाने की, है ना। उसमें अगर जनता ने चुन लिया तो वो कार्यपालिका के लिए चुना जाता है, उसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित समय के लिए होता है ना। राजनीतिक कार्यपालिका में जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वैसे तो आमतौर पर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, मगर इससे पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं कई कारणों से, है ना। अधिक से अधिक अगले चुनाव तक, है ना, वो अपने पद पर रह सकते हैं, आज पद या अन्य पद पर रह सकते हैं अगले चुनाव तक। किंतु स्थायी कर्मचारी क्या होते हैं? स्थायी कर्मचारियों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे, है ना, एक निश्चित आयु तक अपनी नौकरी में बने रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में 60 साल की उम्र है, जब तक वो 60 साल की उम्र पूरी नहीं करते, है ना, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, या कोई उन पर गमन या किसी अन्य आरोप के कारण ही नौकरी छोड़ेंगे, अन्यथा 60 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। और छात्रों, मंत्री राजनेता होते हैं, वे राजनीतिक गतियों में व्यस्त रहते हैं, है ना, तथा प्रशासनिक रूप से अनुभवी नहीं होते। जबकि स्थायी कर्मचारी जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, उन पर काफ़ी लंबे समय का अनुभव होता है, क्योंकि नेता तो हर 5 साल में बदलते रहते हैं, मगर स्थायी कर्मचारी बदलते नहीं हैं, तो उनके पास काफ़ी अनुभव हो जाता है। और छात्रों, मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए उनकी पार्टी में कद देखा जाता है ना, बोलने वाला क्या है। जबकि प्रशासनिक प्रमुख अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, है ना। प्रशासनिक सेवाओं में जो होशियार व्यक्ति होता है उसी को पद दिया जाता है, वहाँ पर उसकी ये योग्यता देखी जाती है। प्यारे छात्रों, 27 का ये दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति की स्थिति व कार्यों का वर्णन कीजिए। अब जैसे मैंने अभी पहले बताया था, कहने के लिए राष्ट्रपति हमारे यहाँ सर्वोच्च है, परंतु वास्तव में उसके हाथ में शक्तियाँ नहीं हैं,
अब बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जिसे राष्ट्रपति को स्वयं विवेक से निर्णय लेने होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी एक खंडित जनादेश मिल जाए तो राष्ट्रपति की महत्व है ना भूमिका बढ़ जाती है, किसको प्रधानमंत्री के लिए बुलाए, है ना। वह राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। सलाहकारी भूमिका में लोकसभा भंग करना, है ना, वो लोकसभा भंग भी कर सकता है, परंतु करेगा किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, है ना। राष्ट्रपति के कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है हमारा, इसे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। प्रश्न नंबर 28 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय शासन का क्या महत्व है ना। लोकल गवर्नमेंट से है लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय शासन का क्या महत्व है, कोई चार तर्क दीजिए। अब देखिए हमारे रोज़ की समस्याएं होती हैं, रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान स्थानीय नेता ही बेहतर कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया मैं कलकत्ते में रहता हूं और मेरी कोई समस्या आती है, मैं प्रधानमंत्री के पास आऊँगा दिल्ली, इससे ज़्यादा मेरा धन खर्च हो जाएगा। तो वहाँ की जो लोकल नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्थात जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोकल नेता ही उस समस्या का समाधान ठीक से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सत्ता में भागीदारी बढ़ती है, अर्थात लोग रुचि भी लेते हैं, है ना। जो हमारे छोटे नेता होते हैं, हमारे आसपास के नेता, उनमें हम रुचि भी लेने लगते हैं। और स्थानीय शासन के द्वारा नागरिक सत्ता के प्रति जागरूक भी होते हैं, है ना, अपने अधिकारों को जानते हैं और इसमें वास्तविक लोकतंत्र का परिचय भी मिलता है। ठीक है। 28 का अथवा में क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय शासन है, उनको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे उनके पास धन की कमी होती है, धन की समस्या हो जाती है। राज्य व केंद्र सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इनको जो धन की उपलब्धता अपने से बड़ी सरकारों से ही हो सकती है। जनता का जागरूक न होना, जनता भी कभी कभी जागरूक नहीं होती, तब भी इन लोगों को समस्या आती है। और क्या है, इनके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, ऊपर से दबाव भी होता है, जिस कारण से इन्हें समस्या आती है। और कभी कभी तो इनकी आमदनी से ज़्यादा इनका खर्च हो जाता है, वो भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है। या इसके अलावा भी आप कई अन्य कारण लिख सकते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये कहता है क्वेश्चन, अब असमानता कितने प्रकार की हो सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। असमानता छात्रों कैसे हो सकती है, जैसे प्राकृतिक असमानता, कोई पहाड़ों पर रहने वाले छोटे व्यक्ति होते हैं, है ना, मैदानों में कुछ लंबे व्यक्ति हो जाते हैं, है ना, नाक की बनावट पहाड़ों पर थोड़ी चपटी हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम प्राकृतिक असमानता। नागरिक असमानता, नागरिक असमानताएं हम मनुष्यों ने पैदा की हैं, है ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, तो ये सब नागरिक असमानताएं हैं। तो ये भी एक इसमें आ सकता है ना, असमानता में। और क्या, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता धन के आधार पर असमानता, कोई अमीर है, कोई गरीब है ना, कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी गरीब है। और राजनीतिक असमानता, है ना, राजनीतिक असमानता में ले सकते हैं भाई, कोई अगर प्रधानमंत्री का बेटा है तो उसे लोग सब जानते हैं, वो आसानी से चुनाव लड़ सकता है, जबकि एक आम जनता का से निकल कर कोई आए तो उसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं है ना। लैंगिक असमानता भी इसमें आ सकती है, जैसे स्त्री पुरुष है, ये भी एक तरह से, या इन्हें ये तो प्रकृति ने भी एक असमान बना कर भेजा है ना, स्त्री और पुरुष को अलग अलग, या एक लैंगिक असमानता भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें इसका 29 का, है ना, अथवा 29 के अथवा में बात करते हैं हम। इसकी प्रश्न है ये है, असमानता के बाद आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं, है ना। आर्थिक समानता, जो धन की समानता कैसे, है ना, गरीब अमीर के बीच की खाई को कम करें, है ना,
सरकार ऐसी नीतियाँ निर्धारित करे, तो इसके लिए कम से कम आर्थिक विषमताएं हों ऐसा प्रयास करें। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार सबको हो, है ना, और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कहीं कहीं हम देखते हैं कि 6 घंटे स्त्रियां काम करते हैं और 6 घंटे पुरुष काम करते हैं, या 8 घंटे स्त्रियां काम करते हैं, 8 घंटे पुरुष, परंतु पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है और स्त्रियों को कम वेतन मिलता है। या जैसे एक मैं पढ़ रहा था कि ये जो हवाई इसमें जो एयर होस्टेज वगैरह होते हैं, इसके दल में जो महिलाएं काम करती हैं, उनको एक निश्चित उम्र के बाद अगर उनका वजन बढ़ जाता है निकाल दिया जाता है, परंतु पुरुषों को नहीं निकाला जाता। कई तरह की असमानताएं हैं समान कार्य की। या पिछड़े वर्गों का विकास करना भी है ना, पिछड़े वर्गों का विकास ठीक से अभी नहीं हो पाया है, तो उनको भी हम उनका विकास करके भी हम समानता का प्रदर्शन कर सकते हैं, समानता लाने का प्रयास कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न 30 है। प्रश्न 30 ये कह रहा है, राष्ट्रवाद ने किस प्रकार राष्ट्रों को एकजुट और विभाजित किया। एकजुट भी किया और विभाजित भी किया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा, राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण स्थापना से, है ना, बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया, है ना, छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी इटली का गठन, एकीकरण और सुदृढ़ीकरण इसी माध्यम से हुआ है ना। इटली का जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसका माध्यम राष्ट्रवाद ही है, या राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। किंतु राष्ट्रवाद ने, है ना, बड़े बड़े साम्राज्यों को विभाजित भी किया है ना। हम अपने राष्ट्र का विस्तार करते चले जाएं, ठीक है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में कौन है? राष्ट्रवाद ही है। ठीक है छात्रों, ये आप प्रश्न अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब ये प्रश्न हमारा लास्ट है, 30 का अथवा है। इसमें है, संघर्षवादी राष्ट्रवादी आकांक्षाएं तानाशाही व्यवस्था की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक साकार हो पाती हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? संघर्षवादी राष्ट्रवादी, क्योंकि है ना, तानाशाही में तो ये सब संभव नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं हम, लोकतंत्र में जनता को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र ही है जबकि जहाँ पर जनता अपनी मर्जी के विचार व्यक्त कर सकती है और जनता अपनी समस्याओं, मांगों को नेताओं के समक्ष रख सकती है ना, नेताओं के सामने अपनी मांगें रख सकती है। कब? लोकतंत्र में। और क्या है? लोकतंत्र में जनता संप्रभु है ना, जनता की चलती है। कैसे? हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं और नेताओं को हमारे सामने आना ही पड़ता है। नेता हमसे वोट मांगने के लिए हमारे घरों पर आते हैं। यदि जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो क्या करती है? 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं उन्हें बदल देती है। हमें लगता है कि हमारे नेताजी ने हमसे ये वादे किए थे और उन्हें पूरे नहीं किए हैं। तो ऐसी अवस्था में छात्रों क्या करते हैं? हम अपने नेता को बदल देते हैं। और क्या? लोकतंत्र में तानाशाही सरकार की अपेक्षा जनता के अधिकार संरक्षित होते हैं, क्योंकि तानाशाही सरकार होती है तो उसमें जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होते, जबकि लोकतंत्र में जनता के अधिकार सुरक्षित होते हैं। तो लोकतंत्र राजा की तानाशाही या शासक की तानाशाही से भी हमें बचाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र व्यवस्था में अधिक ये जो है ना, राष्ट्रवादी आकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं। अतः लोकतंत्र ही आजकल जो हमारी विश्व के लोगों की मांग है उसमें लोकतंत्र ही सर्वोत्तम है। प्यारे छात्रों, ये था हमारा प्रश्न पत्र 2022-23 का पिछले साल का प्रश्न। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप और इसके अनुसार तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसमें से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं, है ना। दावा तो नहीं किया जा सकता, परंतु काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। और नए नए आपको वीडियो समय पर उपलब्ध होते रहें,
नए नए इस तरह के प्रश्न पत्र आपको मिलते रहें। इसके लिए हमारा चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य छात्रों से भी करवाइए, है ना, ताकि सब बच्चों को या सभी छात्रों को हमारे चैनल की जानकारी हो सके। तो वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।